नमस्कार। ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में डॉक्टर अरुणा राजपूत। आज हम कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत प्रथम के अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में अध्ययन करेंगे। जो समय गुजर चुका उसे हम अतीत कहते हैं, जैसे बीता हुआ कल, पिछला वर्ष या 10 वर्ष पहले की घटनाएं। अतीत के बारे में जानने के लिए आज हम रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, अखबार और किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत में लोग कहाँ रहते थे और अतीत की तिथियों का हम कैसे पता लगाते हैं? तो चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक मानव पहाड़ों के आसपास नदियों के किनारे झुंड में रहा करते थे, क्योंकि इन सुरक्षित स्थानों पर उन्हें भोज्य सामग्री एवं शिकार आसानी से प्राप्त हो जाते थे। हमारे देश भारत में भी आरंभिक मानव पहाड़ों की तलहटी में एवं नदियों के किनारे किनारे बसे हुए थे। इन स्थलों में प्रमुख हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, मध्य में नर्मदा नदी एवं विंध्याचल पर्वत और गंगा नदी की सहायक नदियाँ एवं उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी जो भारत के बिल्कुल मध्य में बहती है, कई वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अतः अपने भोजन के लिए फल, जड़ व अन्य खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते थे। साथ ही आखेट या पशुओं का शिकार भी करते थे। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियों के आसपास कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित थे। भारत के उत्तर पश्चिमी सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया और इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। इसे सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ था, जिन्हें हम सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान बिहार राज्य का हिस्सा है, जहाँ कई शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को देश के अन्य हिस्सों तक फैलाया, जिससे भारत की ख्याति अन्य देशों तक भी फैली। दक्षिण एशिया का क्षेत्र, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका एवं अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि देशों का बड़ा समूह है। इसकी विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस संपूर्ण उपमहाद्वीप में लोगों ने एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की, कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप आदि के कारण, कभी कभी बड़ी सेनाओं के साथ विजय करने और कभी व्यापार करने के लिए जहाज़ों से समुद्र पार तक यात्राएं किया करते थे। इन सभी यात्राओं से ही इन लोगों को आपसी विचार, रहन सहन के बारे में जानने का अवसर मिलता था। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें है पांडुलिपि द्वारा। प्राचीन समय में ताड़ के पत्तों व हिमालय में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि का अंग्रेजी अर्थ मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें मैन्यू का अर्थ हाथ से तथा स्क्रिप्ट का अर्थ लिखना होता है। इन हस्तलिखित प्राचीन पांडुलिपियों में काफ़ी नष्ट हो गई तथा कुछ को कीड़े खा गए। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, अनेक कविताएं व नाटक की पुस्तकें भी प्रमुख हैं, जो कई संस्कृत भाषा एवं कई प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी हुई है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों
राजाओं के जीवन, औषधियों व विज्ञान आदि सभी विषयों पर चर्चा की गई है। हम अभिलेखों द्वारा भी अतीत को जान सकते हैं। प्राचीन समय के राजा महाराजा अपनी प्रसिद्धि, युद्धों की विजय, धर्म प्रचार व सामाजिक आदेशों के लेखों को पत्थर तथा धातु की कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाते थे, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पहचान बनी रही। यहाँ आप लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख देख सकते हैं, जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक नामक शासक ने यूनानी भाषा तथा अरामाइक लिपि में इसे उत्कीर्ण करवाया था। साथ ही पुरानी वस्तुओं के अध्ययन से भी अतीत का पता लगा सकते हैं। पुरानी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। ये लोग पत्थर, ईंट की इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की छानबीन के लिए खुदाई करते हैं और फिर इन वस्तुओं का गहन अध्ययन करते हैं। साथ ही पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां, बचे हुए वनस्पतियों के अवशेष, अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े आदि से भी अतीत के बारे में जानकारी जुटाते हैं। अतीत को जानने के साथ साथ इनकी तिथियों का निर्धारण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए 4700 वर्ष पूर्व के एक पात्र एवं 2500 वर्ष पूर्व के चांदी के सिक्के के चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। वर्तमान में हम तिथियों की गणना दिनांक, माह एवं वर्ष से करते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे वर्तमान 2020 ईस्वी का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से 2020 वर्ष। हम तिथियों के पीछे BC एवं AD लिखा हुआ देखते हैं। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां, एवं AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से आज तक। वर्तमान में ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को BCE यानी बिफोर कॉमन एरा एवं ईसा मसीह के जन्म से वर्तमान तक को कॉमन एरा भी कहा जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।